तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक आईएएस एकेडमी बाय गुलफाम अली राजी। इस चैनल के द्वारा हमारा ये प्रयास है कि जो लोग भी इच्छुक हैं, चाहे बेसिक स्टडीज़ के लिए, चाहे एडवांस स्टडीज़ के लिए, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबको एक ही वीडियो में एक ही चैनल पर सारी चीज़ें मिल सके। आपको हमारे चैनल पर इतिहास, भूगोल, राजनीति सारे विषय मिलेंगे। आगे बढ़ने से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। पिछले वीडियो में मैंने आपको बक्सर के युद्ध के बारे में बताया और बक्सर के युद्ध में किस तरह से जो तिकड़ी थी वो हारी। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बक्सर की विजय को अंग्रेज़ों ने कैसे मैनेज किया। प्लासी की लड़ाई क्लाइव ने जीती। सन 1760 में क्लाइव यहाँ से चला गया, लंदन चला गया। वो बक्सर का जब युद्ध हुआ तो इस समय यहाँ पर क्लाइव नहीं था। बक्सर के युद्ध में जो सेनापति था वो हेक्टर मुनरो था। बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद स्पेशली क्लाइव को इंग्लैंड से वापस बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि क्लाइव ने अपना एक बहुत बड़ा जीवन, बहुत बड़ा कैरियर भारत में, खास करके बंगाल में गुजारा था। वो भारत की राजनीति को, भारत की स्थिति को अच्छे तरह समझता था। तो बक्सर की विजय के बाद उनके चरणों में जो बंगाल, बिहार, दिल्ली जैसे, अवध जैसे इलाके पड़े थे, उनको मैनेज करना था। इसके लिए उन्हें सबसे अच्छा व्यक्ति जो लगा वो क्लाइव को लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को भेजा। क्लाइव 3 मई सन 1765 को फोर्ट विलियम आया और उसने चार्ज संभाला। यानी कि एक बार फिर से फोर्ट विलियम का जो गवर्नर बना, क्लाइव बना। यहाँ कुछ दिन रहने के बाद क्लाइव जो है अवध की तरफ को गया। वहाँ पर इलाहाबाद में उसने 2 ट्रीटी की। बहुत फेमस है, जीके में अक्सर आता है, चाहे आप वनडे एग्जाम दे रहे हो। देखिए यहीं पर मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ, वनडे एग्जाम, स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम। वनडे एग्जाम में आपसे फ्लैट क्वेश्चन पूछेगा कि इलाहाबाद की कितनी संधियाँ हुई? 2 संधियाँ हुई, एक 12 अगस्त 1765, एक 16 अगस्त 1765। पहली संधि किसके साथ हुई, दूसरी संधि किसके साथ हुई? और हो सकता है थोड़ी सी आपसे शर्तें पूछ सकता है कि इसमें शर्तें क्या क्या थी। यहीं पर जब आप पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो थोड़ा सा एडवांस आपसे पूछेगा कि जो 2 संधियां हैं उनकी जो भी शर्तें थी वो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा था और कौन सा नहीं था। जब आप आईएएस का एग्ज़ाम देने जाएंगे, खास करके मेंस का, तो आपसे ये पूछेगा कि जो इलाहाबाद की 2 संधियां थी उनकी बैकग्राउंड क्या थी और उनके परिणाम या प्रभाव क्या हुए, या लॉर्ड क्लाइव को क्यों बुलाया गया। लॉर्ड क्लाइव जब आया तो उसने सीधे अवध के और बंगाल के नवाब को या मुगल बादशाह को क्यों नहीं हटाया, क्यों उसने उनसे संधियाँ की और उन्हें अपना मुखौटा बनाया, क्यों उन्हें उस अपने पद पर बना रहने दिया। कहते हैं ना क्लाइव बहुत सूझबूझ वाला था। तो यहीं से हमें क्लाइव की सूझबूझ पता चलती है। तो यूपीएससी में आपसे पूछेगा, खास करके मेंस में, आप बताइए भी किस तरह से उसने अपनी सूझबूझ को। इसमें मुगल बादशाह शाह आलम, अब देखिए ना, मुगल बादशाह और अवध के नवाब की जो स्थिति थी वो ये थी, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो भाई साहब इनकी स्थिति थी कि मरता क्या ना करता। क्लाइव तो कह रहा था बताओ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। तो इन्होंने कहा साहब बाबा बख्शिश हमारी जान बख्श दो। ठीक है, जान बख्शनी है, गद्दी फिर से चाहिए, सिंहासन फिर से चाहिए, ऐशो आराम फिर से चाहिए, हाँ साहब चाहिए। तो फिर हमारी ये बातें मानो। कौन सी बातें थी? मुगल बादशाह से कहा गया कि आप हमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देंगे। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले 2 शब्द आएंगे, बार बार आपके आएंगे। जब भी हम आगे की वीडियो में हम जब क्लाइव ने बंगाल में जो द्वैत शासन या दोहरा शासन लागू किया था उसमें भी बार बार शब्द आएंगे, दीवानी और निजामत। दीवानी और निजामत। कहते हैं ना मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी। अभी दीवानी का मतलब क्या है? वो वाली दीवानी नहीं, मैं तो दीवानी तेरी दीवानी, वो वाली दीवानी नहीं है, ये कुछ और दीवानी है। तो देखो एक शब्द आता है दीवान। ये दीवान जो वर्ड है ये तुर्कों के, जब तुर्कों का यहाँ पर पीक आ गया था या मुगलों की शुरुआत होने वाली थी तब ये शब्द दीवान जो है आता है। दीवान का मतलब था हिसाब किताब की जाँच करने वाला। दीवान आजकल तो वैसे पुलिस थानों में भी दीवान होते हैं, वो वाले दीवान नहीं। एक्चुअली मुगलों के संदर्भ में दीवान का मतलब था, यहाँ सूबों में भी दीवान होता था और केंद्र में भी दीवान होता था। ये सारे बजट की, सारी इनकम की, एक्सपेंडिचर की, टैक्स लगाने की, टैक्स वसूलने का सुपरविजन करता था। यानी कि इसके पास रेवेन्यू बोर्ड का काम भी था, आज के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसका काम भी था। यही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड था। यानी कि फाइनेंस से जुड़े हुए जितने ही मसले होते थे, आय व्यय से जुड़े हुए जितने ही मसले होते थे, वो सब काम जो थे वो दीवान के थे और इस काम को कहा जाता था दीवानी। अब एक होता था निज़ाम। निज़ाम का मतलब है शासक। कहते हैं ना भाई निज़ाम किसका है? निज़ाम बहुत बुरा है, निज़ाम बहुत बुरा, रूलिंग, शासक। निज़ाम का मतलब हुआ शासक। तो निज़ाम से ही शब्द बना निज़ामत। तो जिसका काम फौज का था,
फौज को संभालना, लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, पुलिस को संभालना, पनिशमेंट देना, रिवार्ड देना, वो सारा काम जो होता था निज़ाम का होता था, इस काम को कहते थे निज़ामत। तो दीवानी जो शब्द है या दीवानी काम जो है रिवेन्यू से जुड़ा हुआ है, और निज़ामत काम जो जुड़ा हुआ है वो एक्चुअल पावर से जुड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ है। तो अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पाई। ठीक है साहब, उसने दीवानी दे दी। दीवानी अधिकार यानी कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा से टैक्स वसूलने के जो अधिकार मिले अंग्रेज़ों को, वो मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड से मिले। आज यहाँ पर आप एक बात देखिए कि मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड जो है वो अंग्रेज़ों का कैदी है, उसके पास एक्चुअल पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों में उसका नाम बहुत बड़ा है, लोगों में उसका नाम बहुत बड़ा है। अगर मुग़ल बादशाह के फरमान से उसे दीवानी का, अंग्रेज़ों को दीवानी के अधिकार मिल जाते हैं, तो इसका मतलब वहाँ से टैक्स वसूलने का उनके पास लीगल राइट हो जाता है। अगर उनके पास टैक्स वसूलने का कोई लीगल राइट ना हो तो हो सकता है यूरोपीय कंपनियां या देसी विदेशी व्यापारी या किसान या जमींदार उनको लगान देने से मना कर दें। लेकिन लोगों में मुग़ल बादशाह का असर बहुत था। यहाँ तक आप देखें कि चाहे वो मीर कासिम हो, मीर जाफ़र हों या नवाब शुजा-उद-दौला हों, वो आज तक भी, इस समय तक भी अपने आप को मुग़ल बादशाह का कारिंदा, नौकर, गुलाम कहा करते थे। हालांकि उनके पास एक्चुअल पावर थी, वो किसी भी तरह से मुग़ल बादशाह पर डिपेंड नहीं थे, लेकिन वो यहाँ तक भी मुग़ल बादशाह से अपनी नवाबी का, अपने राजपद का सर्टिफिकेट दिया करते थे। नाम बहुत बड़ा था, ये बहुत बड़ा जहाज़ था, डूब रहा था लेकिन इसका नाम बहुत बड़ा था। तो अंग्रेज़ों ने भी इस नाम का फ़ायदा उठाया, मुग़ल बादशाह से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी पाई, यानी टैक्स वसूलने के अधिकार पाए। ओके, इसके बदले में मुग़ल बादशाह को अंग्रेज़ों ने 26 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया, जो कि पेंशन के रूप में होगा। 26 लाख रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी, किसके बदले में? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो दीवानी मिली है। इसके अलावा अब मुग़ल बादशाह के पास कुछ टेरिटरी भी होनी चाहिए, तो इसके लिए क्या किया गया, आप यहाँ पर देखेंगे इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा, इलाहाबाद और कड़ा के जो ज़िले हैं, कड़ा मानिकपुर, आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? कड़ा मानिकपुर का। तुर्कों के समय में कड़ा मानिकपुर जो था वो सबसे फर्टाइल सूबा था, यहाँ सबसे ज़्यादा उपज होती थी, गंगा यमुना का दोहा है ये, यहाँ सबसे ज़्यादा उपज होती थी, सबसे फर्टाइल सूबा था। और कड़ा मानिकपुर का इक्ता मिलना उस समय बहुत बड़ा इनाम कहा जाता था। इसे आप ऐसे समझ कर लो जैसे कोई राज्य मंत्री है, उसे केंद्र में तुरंत गृह मंत्री बना दिया, कैबिनेट स्तर का मंत्री बना दिया। कड़ा मानिकपुर का ये हाल था। तो कड़ा और मानिकपुर के जो 2 ज़िले हैं वो अवध के नवाब के पास थे, अवध के नवाब से वो 2 ज़िले लेने थे और मुग़ल बादशाह शाह आलम को देने थे। अब कड़ा और मानिकपुर की एक तरह से रियासत अगर शाह आलम को दी जानी है तो जाहिर सी बात है वो लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर लागू करेगा, टैक्स वसूलेगा भी, फौज भी चलाएगा, पुलिस भी चलाएगा, तो उसमें उसका खर्च होगा। यानी कड़ा मानिकपुर में वो निज़ामत का काम भी करेगा तो उसमें खर्च होगा। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपको 53 लाख रुपये सालाना कड़ा मानिकपुर में निज़ामत के लिए देंगे। तो मुग़ल बादशाह कितने लिखा? 26 लाख प्लस 53 लाख, और कड़ा और मानिकपुर का जिला। ये हालत हो गई थी मुग़लों की इस समय। खैर, तो 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, और 53 लाख रुपए किसके लिए दिए गए? कड़ा और मानिकपुर में निज़ामत के लिए। कड़ा और मानिकपुर के जो 2 ज़िले हैं किससे लिए जाने थे? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से। ठीक है साहब। अब नंबर आया शुजा-उद-दौला का। 16 अगस्त सन 1765 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला से इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई और उससे कहा गया भाई आप इलाहाबाद और कड़ा के 2 ज़िले मुग़ल बादशाह को देंगे। ठीक है, देंगे। इसके अलावा काशी के राजा थे, काशी यानी कि बनारस के राजा थे राजा बलवंत सिंह। इनकी रियासत को अवध के नवाब ने छीन लिया था। अंग्रेज़ों ने इस रियासत को राजा बलवंत सिंह को दोबारा वापस दिलाया। देखो अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरे भारत को जीत लिया, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ कुछ पिट्ठू बनाए रखे जिन्हें हम कहते थे देसी राजा, नवाब, महाराजा। उन्होंने सारे देसी राजे, नवाब, महाराजाओं को अलग नहीं किया, उनको हराया, डराया, धमकाया, बोला गद्दी चाहिए वापस? हाँ साहब चाहिए। ठीक है, तुम्हारी गद्दी ये है, फौज तुम्हारी कुछ नहीं होगी, बस तुम्हारे पास पैसा है, इंटरनल मामलों में तुम आज़ाद हो, धर्म कर्म के मामले में, कल्चर के मामले में, शादी विवाह के मामले में अंदर जो कुछ करना है करते रहो, लेकिन फॉरेन या विदेशी मामलों में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। इन लोगों ने भी अपनी गद्दी बचाने के लिए अंग्रेज़ों से समझौता कर लिया। और आपने देखा 1857 का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो हमारे बहुत से वीर सैनिक, बहुत से नवाब अंग्रेज़ों से लड़े, लेकिन यही जो देसी राजा नवाब थे यही विभीषण बने थे, यही गद्दार बने थे, जिनकी वजह से अंग्रेज़ 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे थे। खैर, तो जो काशी के राजा बलवंत सिंह थे उनकी रियासत वापस दिलवाई अवध के नवाब से। इसके अलावा अवध के नवाब से मित्रता, सहयोग व सुरक्षा की संधि की। 3 शब्द हैं, मित्रता, सहयोग व सुरक्षा। यानी कि अवध का नवाब हमेशा अंग्रेज़ों का दोस्त रहेगा। ठीक है साहब, रहूँगा, जब भी हमें तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी हमारी हेल्प करोगे। ठीक है साहब, करूँगा, बदले में हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, बदले में अंग्रेज़ नवाब की सुरक्षा करेंगे। वो स्थिति थी कि सन
1856 तक आते आते जब अंग्रेज़ों ने अवध को पूरी तरह से नहीं हड़प लिया, उससे पहले अंग्रेज ना अवध को जैसे चूहा कुतरता है ना ब्रेड को, धीरे धीरे दीमक कागज़ को उतरती धीरे धीरे, इस तरह से अवध को कुतरते रहे थे। कभी कोई सा इलाका ले लिया, कभी कोई सा इलाका ले लिया, लेकिन लास्ट में सन 1856 में पूरा हड़प लिया। 1856 तक अवध जो था अंग्रेज़ों का पूरी तरह से वफादार बना रहा। इसके अलावा अवध को अंग्रेज़ों ने बफर स्टेट बनाया। बफर स्टेट क्या होता है उसकी बात में आया करूँगा। तो इस तरह से अवध जो था हमेशा के लिए अंग्रेज़ों का अधीनस्थ मित्र बन गया। मुग़ल बादशाह जो था अंग्रेज़ों का कृपा पात्र बन गया। मीर कासिम भाग गया, भाग के वो अनजान मौत मर गया। मीर कासिम को हटा करके एक बार फिर से मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। फिर से मीर जाफ़र को निकाला गया उसके महल में से, उसको झाड़ा पहुँचा गया, नहलाया धुलाया गया और फिर से उसको कठपुतली नवाब के रूप में उसकी ताजपोशी कर दी गई। अब बात ये आती है कि ऐसा क्या हुआ कि क्लाइव ने बजाय बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दिल्ली, अवध पर सीधे राज करने के इन मुखौटे राजाओं को बने रहने दिया। इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।